नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 2024 यहां पर खत्म होने की कगार पे है। बात हम यहां पर अब आउटलुक 2025 की करेंगे, लेकिन एक अगर स्टेप बैक लें और 2024 की तरफ देखें तो यहां पर काफ़ी कुछ घटा है। बाजार को लग रहा था कि इस साल में चाइना में एक टर्न अराउंड होता हुआ नजर आएगा, जो शायद नहीं हुआ। यूएस की तरफ से ऑफकोर्स अब यहाँ पर अनसर्टनिटी बढ़ती हुई नजर आई है और जहाँ तक वॉर्स की बात है वो अब भी यहाँ पर जारी हैं, तो वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी मार्केट्स में हैं। तो ये बहुत अचंभे की बात नहीं है कि सोने चांदी ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। करीबन 30% की तेजी के साथ यहाँ पर सोने और चांदी में कारोबार है। जहाँ तक बेस मेटल्स की बात है, वेल जिंक में आउट परफॉर्मेंस है, 15% की तेजी यहाँ पर है, लेकिन 7-8% की बढ़त यहाँ पर कॉपर एल्यूमिनियम में भी देखने को मिली है। जहाँ तक एनर्जी की बात है, वेल कच्चे तेल में यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग इस साल में देखने को मिल रही है, लेकिन अगला साल आपको क्या कुछ दिखा सकता है, किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और क्या टारगेट्स देखने चाहिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया, HDFC सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटीज अनिज गुप्ता, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, निर्मल बांग से कुणाल शाह और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और एक मुश्किल चीज़ भी है आपके सामने, क्योंकि आप अगले साल के बारे में बात करेंगे। ऑफकोर्स अभी भी हम मार्केट्स में यहाँ पर ट्रंप आने के बाद किस तरह से ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज चेंज होती हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर उन सबको इन लाइट भी रखा जाए तो अजय, सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आएगी, क्या एक बड़ी चीज आप वॉच करेंगे और क्या हैं आपके टारगेट्स? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखें तो ये साल पूरे कमोडिटी के अंदर हम देखें तो सोने चांदी ने एक बेहतरीन रिटर्न दिया। अगर हम जो ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था अगर उसको निकाल देते हैं तो लगभग हम देखते तो दोनों ही कमोडिटी में करीबन 30-35% के आसपास का रिटर्न बनता हुआ दिखा और इन लाइन भी है। जिस दिन से मैं बार बार कहता हूँ कमोडिटी की सुपर साइकिल है, उसमें लीड करता हुआ तो गोल्ड सिल्वर ही दिखाई दिया। उसके कारण हम जानते हैं जिस दिन से रेट के अंदर पहली बार हम सुन रहे हैं कि 2024 के अंदर रेट कट और अब आना चालू भी हो चुका है, जो बड़ा फैक्टर रहा है। बट 2025 थोड़ा सा एक वॉलेटाइल वाला ज्यादा रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और वॉलेटिलिटी दोनों साथ साथ में चलती है। तो मुझे लगता है कि 2025 फर्स्ट हाफ डेफिनेटली जो लेगेसी हमने 2023-24 में देखी थी, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, डी डॉलराइजेशन हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, इवन ETF के अंदर जो इन्फ्लोज बढ़ा है, ये सारे की सारे फैक्टर हम 2025 में भी कैरी ऑन होते हुए देखेंगे, जिसके चलते एक बेहतरीन रिटर्न बनेगा। लेकिन अब तक जो बनता हुआ दिखाई दिया उतना ज्यादा हाई नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी व्यू बताया था कि फर्स्ट हाफ डेफिनेटली सोने चांदी के लिए काफी शानदार रहेगा, बट सेकंड हाफ में हम थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू देखते हुए दिखाई देंगे। बट इन ऑल अगला साल भी मुझे लगता है कि डबल डिजिट रिटर्न हम डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर दोनों में बनते हुए दिखेंगे। खास करके चांदी में नो डाउट चाइना अब तक का एक ऐसा कार्ड रहा है कि 2024 में चलना चाहिए बट चला नहीं है। बट फिर से उम्मीद चाइना की तरफ ही है, जहां पे मुझे लगता है चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड चाइना से जैसे जैसे इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। ऑलराइट, तो चांदी आउट परफॉर्म करेगी। इस साल में हमने वो होता हुआ देखा भी जब तक रेट कट नहीं हुआ था, लेकिन क्लियरली चांदी में यहाँ पर अभी भी तेजी की एक्सपेक्टेशन। कुणाल, चांदी आप कैसे देखते हैं? क्या $40 आउंस के लेवल्स अगले साल देखने को मिलेंगे? 36-37 तक कंजर्वेटिवली लग रहा है। और ओवरऑल अभी जैसे अजय जी ने कहा, मेन जो फैक्टर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड दैट इज गोइंग टू बी ट्रम्प और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर कैसे रहेगा। नंबर 2, क्या चाइना अपनी करेंसी डीवैल्यू करेगा कि नहीं। और नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, चाइना स्टिमुलस देगा, कितना देगा, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज में रेट कट तो चालू ही रहने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी बुलिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बट what China is doing is going to be very important. So सिल्वर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मेरी राय में सिल्वर MCX पे 85,000 का बॉटम लग रहा है और धीरे धीरे 1,10,000 15,000 ऐसे लेवल्स आपको दिखाएगा नेक्स्ट साल ट्रेड करते हुए। ऑब्वियसली विद वॉलेटिलिटी, विद डिप्स, जो डिप आती है 88 87 ये सब में बाय करना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है 1,10,000 1,15,000 ऐसे लेवल आपको एक बार चांदी दिखा सकती है। अनुज, आपको अगर सोने और चांदी में चूज करना हो तो क्या लेंगे आप?
मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, दोनों ही कमोडिटी टॉप पे रहेंगी, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से इस साल दोनों ने रिटर्न दिए हैं, हो सकता है कि आपको भी अगले साल भी वैसे रिटर्न आते हुए दिखाई दे। बट हाँ, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मोड रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ने परफॉर्म किया है और वहाँ पे जो फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर अटकलें हैं, फिर ट्रम्प की सरकार भी वहाँ पर आने वाली है, तो क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें लगता है कि देखना चाहिए। और जो जिस तरीके से मोमेंटम हमने इस 2024 में देखा, हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेबल मोमेंटम आपको बुलियंस में आता हुआ दिखाई दे। बट नो डाउट दोनों ही कमोडिटी परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी, और हमारा व्यू दोनों के लिए ही पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड आपको हो सकता है कि 2025 में 80 से लेकर 82,000 तक के लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दे, और चांदी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन 5 डिजिट फिगर के अंदर चांदी 2025 में मूव करता हुआ दिखाई दे। सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो मार्केट के डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहेंगे, करेंसी डिवैल्यूएशन का इशू हमेशा से रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बुलियंस की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि 2025 में भी हम ऑप्टिमिज्म के साथ ही जाना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर के लिए 2025 में। वंदना, आप मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके दीजिए मेटल्स के लिहाज से, और मैं आपको गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन पांचों मेटल्स में से अगर मेरे पास 100% है तो कितना परसेंटेज आप इन सभी मेटल्स में डालेंगे? मैं सबसे ज़्यादा इस बार मनीषा मैं जाना चाहूँगी इस बार एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ। मुझे लग रहा है कि $1000 की मूव हम लोगों ने गोल्ड में आते हुए देखी है पिछले 2 सालों में, तो ओवरहीटेड रैली थोड़ी सी यहाँ पे है। $2400 के बाद ही मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा फर्क आएगा। और जिंक में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 20% यहाँ पे लगाना चाहिए। एल्यूमिनियम की डिमांड काफ़ी अच्छी है और 2030 तक लग रहा है कि 30% तक का डिमांड इसमें बढ़ने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है। सिल्वर यहाँ पे बड़े मूव के लिए जाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बार $85,000 तक आएगा। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1,15,000 तक जाना चाहिए। $38 मेरा टारगेट है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर 2020 करके अगर ये 5 कमोडिटी है तो हमें इनफैक्ट गोल्ड पे थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी जो दुनिया सेंट्रल बैंक को लोअर इंटरेस्ट रेजीम की तरफ था यहाँ पे, तो 25% यहाँ पे मैं गोल्ड में दूंगी, 20% मैं सिल्वर में दूंगी। ये 45% हुआ। मैं इस पर एल्यूमिनियम में ज्यादा दूंगी। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम बड़ी प्रॉमिसिंग कमोडिटी है इस बार, तो 20% वहां रहेगा। कॉपर मुझे लग रहा है कि 2 साल से हायर साइड जा रहा है, इस बार थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूव हो सकता है कॉपर में, 20% वहां रहेगा। रेस्ट ऑफ द मूव मुझे लग रहा है कि जिंक पे, क्योंकि जिंक में 23 में नेगेटिव रिटर्न दिया, 2024 में इसने एक बेस बनाया है, और अगले साल मुझे लग रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस इस बार की वो रिपीट हो सकती है 2025 में। लेकिन मुझे गोल्ड और सिल्वर में नहीं लग रहा कि 30% प्लस यहाँ पे रिटर्न फिर से देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स डबल डिजिट रिटर्न है, लेकिन 30% प्लस रिटर्न यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर ज़्यादा जो तवज्जो है वो सोने में है। 25% की वेटेज यहाँ पर वंदना ने गोल्ड में दी है और जिंक में हैवी दी है, और 20% बाकी सब जगह यहाँ पर बांटा है। कुणाल, आपका पोर्टफोलियो ऐसा ही दिखता है या कुछ सेपरेट होगा जहाँ तक मेटल्स की बात है? मेटल्स में मेरी राय में जो किंग ऑफ बेस मेटल है कॉपर, उसमें ही तेजी आएगी सबसे पहले। सेकेंड तेजी आपको देखने मिलेगी जिंक में, और थर्ड तेजी आपको देखने मिलेगी एल्यूमिनियम में। पर तेजी करने के पहले हमको ये देखना होगा कि चाइना डीवैल्यू करेंसी अपनी कर रहा है कि नहीं। यूएस चाइना पे 20%, 25% कितना टैरिफ लगाता है ये, क्योंकि जैसे अगर यूएस टैरिफ लगाते हैं चाइना पे, तो एक बार तो चाइना में आपको हर एक चीज में प्राइसेस नीचे आते हुए देखने मिलेंगे। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, बट ये इफ्स एंड बट्स में मेरी जो प्रेफर्ड चॉइस है अराउंड 890, अराउंड कॉपर की अगर बात करेंगे तो 790 के आसपास कॉपर, और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो अराउंड 238-7 के आसपास एल्यूमिनियम। ये सब बाइंग लेवल्स है, इससे ज्यादा मंदी नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड रहेगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर टैरिफ लगाता है यूएस तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा, तो वो जो फॉल आता है वहां पे बाइंग कीजिए रेदर देन एग्रेसिवली बाइंग। मनोज जी, ये वाला पूरा साल हमने चाइना जपते हुए निकाल दिया, और क्लियरली बाकी कमोडिटीज़ में हमने और बाकी काफ़ी सारे ऑफकोर्स फैक्टर्स भी यहाँ पर थे। अब चाइना के लिए एक और चीज़ ऐड हो गई। अभी तक हम चाइना रिकवरी देख रहे थे, हम यूएस एंड चाइना का ट्रेड वॉर भी देखेंगे। तो 2025 के लिहाज से आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट, अगर 1, 2, 3 करके आप फैक्टर्स वॉच करना चाहें, जहाँ पे जैसे कुणाल ने कहा बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो आपके लिए ये इफ्स एंड बट्स 3 मेजर क्या होंगे?
बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे चाइना तो बिल्कुल फोकस में रहने ही वाला है 2025 में, लेकिन डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे प्राइम फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरह से यूएस में जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है और हम यूएस फर्स्ट की जो बात लगातार सुनते आ रहे हैं और हमने डॉलर में एक स्ट्रेंथ भी आते हुए देखी है, तो यूएस यहाँ पे आगे टैरिफ की पॉलिसीज को किस तरह से वर्ष 2025 में आगे बढ़ाता है, तो उस लिहाज से डॉलर इंडेक्स के ऊपर सबकी नजर रहेगी और वो काफी फोकस में रहने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो चाइना के ऊपर टैरिफ्स की लगातार बात की जा रही है, तो चाइना कैसे रिटेलिएट करता है, साथ ही वहां से कितना स्टिमुलस जो है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट जो है करने के लिए आता है। और तीसरा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो 2025 में भी बिल्कुल फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में काफी सारे देश जो है जहां पे लगातार तनाव जारी है, तो 2025 में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और चाइना की जो पॉलिसी मेजर्स और तीसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये तीनों चीजों पर 2025 में बिल्कुल नजर रखकर चलना चाहिए। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजीज हैं और क्या क्या आपको 2025 के लिए वॉच करना है हमने आपको बताया, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फोकस करेंगे जब लौटेंगे तो एनर्जी पे, बिकॉज इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। तो अगर आपने शॉर्ट करके काम किया है तो आप इस साल में इन द प्रॉफिट हैं, लेकिन अगले साल के लिए क्या सेंस बन सकती है बताएंगे आपको। कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर इस साल नेगेटिव रिटर्न्स हमने आते हुए देखे हैं। 90 का हाई इस साल में बना था, लेकिन क्लोजिंग के आते आते यहां पर 70-75 के बीच में हम अटकते हुए नजर आए हैं। अजय, कैसे देखेंगे आप, और अगर आपको एनर्जी भी यहां पर थ्रो इन किया जाए पोर्टफोलियो मिक्स में, अब आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? बिल्कुल, मुझे पूरे एनर्जी पैक में ऐसा था कि लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा, क्योंकि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। ओपेक ऑलरेडी हम देख रहे थे कि प्रोडक्शन में कुछ नहीं था, रेट कट्स हो गए तो सपोर्ट मिलेगा, बट एग्जैक्टली अभी मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं तो एमसीएक्स पे प्राइसेस बिल्कुल 6000 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दिया। बट सरप्राइज था नेचुरल गैस में, जहां पे लोअर लेवल दिखने के बाद एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी। तो मुझे लगता है अगले साल एनर्जी के अंदर सबसे पहले यूएस है, जहां पे हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ब्लैक गोल्ड मार्केट में लाता हुआ दिखाई देगा। 2016-17 में भी हमने देखा था कि ईरान पे सैंक्शंस लगता है तो यूएस अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स कट आता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन तो यूएस से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 70 के नीचे सस्टेनेबिलिटी बहुत ही डाउटफुल दिखाई दे रही, क्योंकि एक तरफ सेंट्रल बैंक की रेट कट से जो इकोनॉमी को संभालेगा, फिर भी आनंद फानंद में हम 64 64-63 तक का लेवल देख भी ले, बट वो सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहे। वहीं हायर साइड पे ट्रिगर्स बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अभी अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन के जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के कच्चे तेल को थोड़ा वॉचफुल रहेगा, बट मुझे लगता है जो रेंज की अगर बात करें तो डाउन साइड मुझे 64 के नीचे जाता हुआ दिखता नहीं है, बिल्कुल 64-65 पे जाके रुक जाएगा। हायर साइड पे ट्रिगर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां पे चाहे डिमांड की बात करें चाहे जियोपॉलिटिकल फ्रंट की बात करें, यहाँ पे मुझे लगता है 84-85 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वही एनर्जी के अंदर मुझे नेचुरल गैस ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि 31 के बाद यूरोप रशिया से शटडाउन करता है कंप्लीट या कुछ ना कुछ अल्टरनेट चलता रहेगा। बट यहाँ पे मुझे नेचुरल गैस के चार्ट्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा पुल बैक मिल जाए अराउंड 230-225 इज गुड टू बाय, बट अगले साल नेचुरल गैस आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। रीजन से क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में जो फॉल दिख रहा है वो कंटिन्यू रहेगी, और नेचुरल गैस हायर साइड पे मुझे लगता है 380-370 तक का लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है। ओके अनुज, आपको भी लगता है कि गैस ऊपर रहेगी और कच्चे तेल में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है अगले साल? जी बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है और ओपेक की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं, लग रहा है कि क्रूड में ज्यादा दम आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेंज मुझे लगता है कि 60 से लेकर $85 के बीच रेंज रह सकता है। कहीं ना कहीं रेंज हमें लगता है कि थोड़ा लोअर साइड में ज्यादा रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहला क्वार्टर होगा 2025 का, वहां पर हो सकता है कि आपको एक बार $60 तक के लेवल आते हुए दिखाई दें। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो क्रूड का उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी कमोडिटी का अगर हम नेचुरल गैस से कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि क्रूड में आपको बिकवाली का ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जहां तक सवाल है नेचुरल गैस का, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने काफी क्रूशियल हैं। इन्वेंट्री भी लोअर है, और हमें लगता है कि नेचुरल गैस आपको अगले क्वार्टर में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। कुणाल, आपकी क्या सेंस है, जिस तरह की नेगेटिव मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, किस तरह की रेंज अब 2025 में बन सकती है? आई थिंक मैं पहले गैस पे बात करूंगा। नेचुरल गैस इज गोइंग टू बी आउटलायर। द डिमांड फ्रॉम यूएस, सो यूएस के एलएनजी टर्मिनल से एक्सपोर्ट चालू होने वाला है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हेनरी हब कॉन्ट्रैक्ट है। सो 1.7 BCF का हम आउटफ्लो देखेंगे एवरी डे, एंड 1.1 BCF का प्रोडक्शन है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ
shortage which is going to be developed in the natural gas. So natural gas looks bullish to me. नेचुरल गैस में यहाँ से मौजूदा लेवल से भी मुझे एटलीस्ट 15-20% की रैली नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड इन 2025. जहां तक ऑयल की बात है, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 मार्केट लुक्स टाइट. 0.8 मिलियन बैरल की डेफिसिट रहेगी ऑयल मार्केट में. तो ऊपर में WTI $78-80 तक जा सकता है मैक्सिमम, और 67 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैप लग रहा है. तो 67 to $80 के बीच में जाता हुआ नजर आएगा. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में तेजी होगी और बाद में धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइसेस प्रेशर में आ सकते हैं. 65 और 80 यही रेंज लग रही है ऑयल की. जी हाँ, काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं अगले साल में ओवर सप्लाई को लेकर, और अगर चाइना की डिमांड नहीं आती है, ईवी की तरफ रुझान ज़्यादा जाता है, तो कच्चा तेल यहाँ पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगा. इस तरह से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं. लेकिन वंदना, एक सिटी की रिपोर्ट भी है जो कहती है कि प्राइसेस यहाँ पर 60 के नीचे भी जा सकते हैं. वो प्रोबेबिलिटी क्या आपके चार्ट्स पे दिखती है? मनीषा, मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे पॉजिटिव भी है. एक चीज तो यह है कि ट्रम्प ऑयल इंडस्ट्री के लिए वो ट्रम्प कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये प्रो फॉसिल फ्यूल है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं आएगी. दूसरा ये देखना होगा कि शेल जो ऑयल है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. वो $58 से $68 के बीच में ऑक्सिलेट करता है. तो मेरे ख्याल से कोई भी कमोडिटी बहुत दिनों तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के करीब यहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकती है और मार्केट यहाँ पे बैलेंस होगा. तीसरी बात यहाँ पे है कि हम लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम के पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बढ़ेंगी. कंसर्न ये है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर जो है चाइना का, वो उसको 2 साल लगेगा वहां से उभरने में. ये एक रियल कंसर्न है मार्केट के लिए, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है. लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप चार्ट फॉर्मेशन देखेंगे मनीषा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट जो है, वो जो फॉल कह सकते पोटेंशियल, वो यहाँ पे बहुत कम है. $64 मुझे लग रहा है कि इमीडिएट देखे तो $64 से नीचे ये कमोडिटी को नहीं रुकना चाहिए. और वहां से जो बाउंस आता है, तो फिर मैं कुणाल से अग्री करती हूँ, मुझे $78-80 लग रहा है. तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम थोड़ा सा मतलब $6 का फॉल आ रहा है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे है वो $10 से $12 का है. तो मुझे लग रहा है कि ऑयल में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा. MCX की हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है $56-55 अगर मंथली चार्ट पे भी देखें तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा. और अपसाइड मुझे लग रहा है फिर से 6500 तक हो सकता है. तो जैसे ही लोअर साइड आता है, 10% का फॉल आता है, तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी. और हेज फंड्स ने लास्ट में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए हैं तमाम नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्डअप होंगे जैसे ही प्राइसेस यहाँ से $2 से $4 और गिरता है. फाइनल सवाल मनोज जी आपसे, और आपकी क्या सेंस है एनर्जी में? जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि गैस खरीदें और कच्चा तेल बेचें, आप भी वो पे स्ट्रैटेजी करेंगे? बेचने की सलाह तो नहीं रहेगी मनीषा जी. मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव्स के बाद भी हमने बहुत नीचे कीमतों को जाते हुए देखा नहीं है. और जिस तरह से यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ जो है सुधार के संकेत हैं, और लोअर जो है इंटरेस्ट रेट रिजीम रहेगा 2025 में, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो थोड़ी पिकअप होती हुई नजर आएगी. तो कच्चा तेल $64 से $80 का रेंज रहेगा. वहीं नेचुरल गैस में निश्चित रूप से यहाँ पे डिमांड में थोड़ा सुधार जो 2025 में देखने को मिलेगा. तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस कच्चे तेल के मुकाबले जो है बेहतर रह सकता है. आइडियल पोर्टफोलियो की अगर बात करें 2025 के लिए, तो 30% सिल्वर, 20% सोना, 10% बाकी जो 5 कमोडिटीज है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस. इस तरह से हम जो है आइडियल पोर्टफोलियो बैलेंस रखना चाहेंगे. राइट. तो क्लियरली यहाँ पर झुकाव सोने और चांदी की तरफ बहुत ज्यादा है, यानी कि अगला एक और साल यहाँ पर अनसर्टन रह सकता है और उसका फायदा सोने चांदी यहाँ पर उठाते हुए नजर आएंगे. वेल, आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए कि किस तरह का पोर्टफोलियो हो, क्या फैक्टर्स वॉच करने हैं, और ऑफकोर्स किस तरह के प्राइस राइज या प्राइस मूव्स अगले साल में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर.